स्मॉल कैप और मिड कैप से दूरी रखनी है क्या म्यूचुअल फंड में? इन्वेस्टमेंट का मतलब ही शुरू होता है 5 से 10 साल। वो ये चाहते हैं कि मैं 9:15 बजे मार्केट में आऊँ और मैं कोई शेयर 100 रुपए का खरीदूं और वो 102, 103, 105 का हो जाए, मैं उसी दिन उसे बेच दूं। ये चीजें लोगों को समझनी पड़ेंगी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ ए टाइम टू अर्न मनी। डिप पे कीजिए सिप। डिप पे कीजिए सिप। प्रॉपर्टी इज नेवर ए गुड इन्वेस्टमेंट एज पर मी। जो पैरामीटर्स अवेलेबल है मैं उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ कि विद इन नेक्स्ट 3 months वी विल सी अ न्यू राइज इन द मार्केट। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रियंका संभव और आप जुड़े हुए हैं मेरे स्पेशल पॉडकास्ट, वीडियो पॉडकास्ट ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। और हम चाहते हैं कि आपका पैसा बरकरार रहे, बढ़ता रहे, उस पर किसी तरह की आँच ना आए। कोविड में के बाद हमने बाजारों को ज़बरदस्ती रिकवर होते हुए देखा। ऐसी रिकवरी कि जिसने कभी बाजार की शक्ल नहीं देखी थी वो भी पैसे कमा रहा था और तब ऐसा लगने लगा कि सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, क्या बात है। लेकिन फिर आया सितंबर और फिर हमने देखा बाजार को नीचे जाते हुए। इस सिचुएशन को थोड़ा शायराना अंदाज में आपको बताती हूँ। मीर तकी मीर का एक मशहूर शेर है, याद नहीं रहता है, पढ़ के बताऊंगी। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। यही हुआ हमारे साथ सितंबर में और उसके बाद शुरू हुई टेंशन। आपको भी लग रहा है ना कि क्या किया मैंने, मेरा पैसा कब हो गया, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गया, अब मैं क्या करूं। तो सारी टेंशन को भूल जाइए क्योंकि अगले 35 से 40 मिनट हमारी कोशिश होने वाली है कि हम आपकी सारी टेंशन को छू मंतर कर दें। मैं नहीं करने वाली हूँ। मेरे स्पेशल गेस्ट जो है दीपक वाधवा जी, फाइनेंशियल कोच है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, आपके निवेश, आपके पैसों को ट्रीट करने का तरीका, सब पर शानदार वीडियोस बनाते हैं। दीपक सर, थैंक यू सो मच। आप अपने यूट्यूब चैनल से निकलकर हमारे यूट्यूब चैनल में रहे, थैंक यू सो मच। शेयर बाजार से लेकर के म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, सब आपके वो बहुत ही बिंदास अंदाज में आप जो बताते हैं ना, उससे थोड़ी टेंशन भी कम हो जाती है। दीपक जी, तो टेंशन ही कम करने से शुरुआत करें। आपको सब सुनना चाहते हैं तो टेंशन कैसे कम होगी? ये बाजार ने जो है ना, इक्विटी मार्केट्स ने थोड़ा परेशान कर दिया। आपको किया परेशान? नहीं, मुझे परेशान नहीं किया। मुझे पहले परेशान करता था लेकिन अब परेशान नहीं करता है। क्योंकि देखिए क्या है, पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि परेशान होने से कुछ होना तो है नहीं। जो हमने कर दिया वो कर दिया। मान लीजिए मैंने XYZ कोई शेयर खरीद लिया, अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि वो 20% गिर गया, 30% गिर गया या मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया, तो दैट मेक्स नो सेंस। सेकेंडली, लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं और पोस्ट कोविड बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, कि हम इन्वेस्टर हैं, हम ट्रेडर हैं या हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। लोगों को ये डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मैं 9:15 बजे मार्केट में आऊँ और मैं कोई शेयर 100 रुपये का खरीदूं और वो 102, 103, 105 का हो जाए, मैं उसी दिन उसे बेच दूं। फिर नेक्स्ट डे आऊँ, फिर ऐसा ही कुछ प्रोसेस करूं, क्योंकि 5500 शेयर हैं तो कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। दूसरा, जो शेयर उनके पास अटक गया वो उन्हें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही शुरू होता है 5 से 10 साल। इन्वेस्टमेंट 1-2 साल के लिए नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म, 5 से 10 साल। लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं पैसा कितना लगा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं टाइम कितना देना चाहता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आपका 1-2 साल का विज़न है, एंड इफ़ यू हैव स्मॉल मनी, बिग मनी, वॉट एवर साइज ऑफ मनी, अगर टाइम आपके पास 1-2 साल है तो आपको FD या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए जहाँ फिक्स रिटर्न है, ताकि क्योंकि आपको उस पैसे की ज़रूरत 1-2 साल में है। हो सकता है बाज़ार जब आपका मैच्योरिटी का टाइम आए या आपकी नीड का टाइम आए तब बाज़ार 10% नीचे चला जाए, क्योंकि वी कैन नॉट गेज द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज़ डिपेंडेंट ऑन सो मैनी फैक्टर्स, जिसमें से कि एक ग्रोथ होता है, एक परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी होता है या कंपनीज होता है, एक ओवरऑल पूरे सेक्टर का परफॉर्मेंस होता है, एक कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या रिफॉर्म्स आ जाते हैं वो बेस होता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी बहुत बड़ा एक बेस होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असर डालेंगे आपके पैसे पर, आपकी कमाई पर। लेकिन सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है कि मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ या इंट्राडे ट्रेड कर रही हूँ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात प्रियंका, आपको ये पता होना चाहिए कि इस पैसे की जो ज़रूरत है वो मुझे 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, 5 साल बाद है, 10 साल बाद है।
सो वेन एवर ए पर्सन इज डूइंग इन्वेस्टिंग, उसको ना वो एक, जैसे एक मूवी आई थी उसमें वो 5 गुल्लक बना लेता है कि ये इस काम के लिए, इस काम के लिए, इस काम के लिए। तो आपको भी 5-6 सेगमेंट बनाने पड़ेंगे कि दिस इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल, दिस इज़ माई मिड टर्म गोल, दिस इज़ फॉर माई हाउस, दिस इज़ फॉर माई कार, दिस इज़ फॉर माई डाउन पेमेंट्स, दिस इज़ फॉर दिस इज़ फॉर दैट, एंड यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस मेरे पास आज पैसा है, मैंने डाल दिया, कल पता लगा कि बाजार नीचे है और उसी वक्त मुझे ज़रूरत है तो मुझे लॉस लेना पड़ रहा है। सो इफ़ यू प्लान योर गोल्स प्रॉपरली यू विल नेवर हैव अ लॉस। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में दीपक जी, आप भी बात करते रहे म्यूचुअल फंड्स जी। में सिप, यानी हर महीने आप छोटी छोटी जो रकम डालते हैं। अब हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना, इंडस्ट्री के लोग भी कहते हैं कि सिप है सबसे सही तरीका जी। लेकिन अभी जब सिप गड़बड़ा गई है तो कुछ लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि भाई क्या करें, ये गड़बड़ हो गई है, अब क्या होगा। तो क्या सिप जो इतने समय से 4-5 साल से वो बहुत ही एक हिट फार्मूला बन के उभर रहा था, अब क्या थोड़ा वहाँ तकलीफ है, अब वो थोड़ा फ्लॉप फार्मूला तो मैं नहीं कहूँगी, पर वो अभी हिट जितना था उससे कम हिट हो रहा है। देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि सिप जो होता है वो कोई 1-1.5-2 साल के लिए नहीं होता। सिप के लिए तो 10-10, 15 साल, 20 साल, 30 साल। आज मैं हर यूथ को कहता हूँ कि आपको अपनी अगर 100 करोड़ की जर्नी शुरू करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, 20, 25, 50 हज़ार रुपये से सिप शुरू कर दीजिए। डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। ये मत सोचिए कि वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। जब वो नीचे जा रही है, इट्स द टाइम टू पुट मोर मनी, जो कि अभी हम देख रहे हैं जो ना। अभी हम देख रहे हैं। तो लोगों को घबराना नहीं है। लोगों को इस टाइम में, अगर आपके पास और डिस्पोजेबल इनकम है, आपके पास और पैसा है, सरप्लस है, कुछ और काम की प्रायोरिटीज़ नहीं है, तो इस वक्त सिप डालिए। अपनी सिप का जो वो है, अगर मान लीजिए आप 10,000 की सिप कर रहे हैं तो इस वक्त इस टाइम टू पुट टू 20,000, 2x डालिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, सिप में 2 चीज़ हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपये की सिप डाल रहे हैं, तो आप 10,000 रुपये की सिप डाल रहे हैं और मैं यूनिट की कॉस्ट पकड़ लूँ 100 रुपये, तो आपको 100 यूनिट मिलेंगे, क्योंकि 100 रुपये का एक यूनिट है। 10,000 आप डाल रहे हैं तो आपको 100 यूनिट मिलेंगे। अब क्या होगा कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जिस टाइम में हम बैठे हैं, ये 90 रुपये का यूनिट आ गया। आपने फिर भी 10,000 ही डाले, तो पहले जहां आपको 100 यूनिट मिल रहे थे वहां अब 110 मिलेंगे। कल ये 80 आ जाएगा तो आपको 120 मिलेंगे। ये कैलकुलेशन मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, थोड़े से। हाँ, मतलब ये समझा रहे हैं आप कि एनएवी कम हो नंबर ऑफ रही है तो यूनिट्स आप नंबर ऑफ प्रोक्योर आप यूनिट्स ज़्यादा ज्यादा कर रहे ले हैं पाएंगे उसी पैसे तो से। हाँ, तो अब आप ये सोचिए कि आप इसको इस तरह से रिलेट करिए कि मेरे पास एक ये प्लॉट है, मान लीजिए से 200 गज का है। साथ वाला सस्ता हुआ तो मैं अपना भी बेच के भाग जाऊंगा, या मैं इसको भी कोशिश करूंगा कि ये मैं ले लूं मैं। भाई अगर मैंने कोई चीज़ 1 करोड़ की ली है, एक प्लॉट अपना रियल स्टेट, और साथ वाला 80 लाख का मिल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन ही सेलिंग एट 80 lakhs, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि 80 नहीं या 75 का मिले तो मैं ले लूंगा। तो वहां तो मैं उस करेक्शन का फायदा उठाता हूं। लेकिन जो मार्केट है इसमें जैसे ही करेक्शन आता है मैं डर जाता हूँ। डिप पे कीजिए सिप, डिप पे कीजिए सिप, हर डिप पे Yes. सिप बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत अच्छी आपने ये भी बात की, डिस्पोजेबल इनकम अगर आपके पास है Yes. या कुछ ऐसे गोल्स हैं जिसको थोड़ा आगे कर सकते हैं, इस पैसे को वहां लगा दो। बिल्कुल। ओके, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए तो चिंता की बात नहीं, लेकिन वो लोग बहुत चिंतित हैं दीपक जी। मेरे शो में भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनके पोर्टफोलियो में ना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि वहाँ पर डबल डिजिट रिटर्न देखा, पिछला रिटर्न। अब वहाँ पर हम डबल डिजिट डाउनफॉल भी देख रहे हैं। 29 स्मॉल कैप स्कीम्स जो हैं, आज से 2 दिन पहले हम इसको जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं देख रही थी, उसमें डबल डिजिट डाउनफॉल भी हम देख रहे हैं। अब ये स्मॉल कैप और मिड कैप का नशा जो है वो जो है लोगों के सर चढ़कर खूब बोला और अब नुकसान में बैठे हैं। देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी को चलाने वाले सीईओ साहब भी कह रहे हैं, एक जंग छिड़ गई है सारे म्यूचुअल फंड कंपनियों के जो चीफ्स हैं कि नहीं, उन्होंने जो कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको नहीं करना चाहिए वो गलत था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं मैं ये कहना चाह रहा था। तो आप इन सब का क्या निकाल रहे हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप से दूरी रखनी है क्या म्यूचुअल फंड में? देखिए, एक चीज़ प्रियंका समझने वाली है कि आज आप भी नोएडा में रहती हैं, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, और नोएडा में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए गज की जगह हो गई है। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। अब ये 3 लाख से 6 लाख होने में इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ ए टाइम। लेकिन 40,000 से, जब ये प्री कोविड की बात करें तो 40,000, 80,000 लाख रुपए की जगह थी, लेकिन पिछले 3 साल में ये
3x हो गई है, लेकिन 3x वाली अब दोबारा 2x कब होएगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो आज स्मॉल कैप है, वो स्मॉल कैप का मतलब है कि वो मतलब 100 करोड़ से लेके 500, 1000, 2000 करोड़, 5000 करोड़ तक की कंपनियां हैं। इनको डबल, ट्रिपल, 4x, 5x, 10x होने में हो सकता है 3 साल लग जाए। लेकिन क्या आप सोचती हैं कि जो आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है या 15 लाख करोड़ है, ये यहाँ से डबल हो सकती है आने वाले 2-3 साल में? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो है, ये इसीलिए जब भी आप निवेश करते हैं तो वहाँ पे एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आता है कि भाई ये आप निवेश ही छोटी मझोली कंपनियों में कर रहे हो, तो यहाँ तो रिस्क है ही है। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि अगर आप 10 साल का CAGR देखें, 20 साल का CAGR देखें, जिसमें हमने 1992 स्कैम भी देखा, 2000 की मद्दी भी देखी, 2008 का मद्दी भी देखी, फिर उसके बाद कोविड वाला हमने टाइम भी देखा, उसके बाद भी जब हर चीज़ अपना नया हाई बनाती है तो अभी तो हम केवल 10% गिरे हैं निफ्टी और बेंचमार्क्स पे। स्मॉल कैप अगर बेंचमार्क देखें तो 20% गिरे हैं। तो हम डर किस बात के लिए रहे हैं? और ये तो लोग जो ये पोस्ट कोविड आए हैं, क्योंकि वो घर पे खाली बैठे थे तो उनके पास कुछ नहीं था और शेयर मार्केट एक भी दिन नहीं रुकती, तो उन्होंने सोचा चलो हम अपना टाइम को यूटिलाइज करें और शेयर मार्केट में आ जाएं। तो उन लोगों ने तो एक वर्टिकल ग्रोथ ही देखी है ना, उन्होंने डिप देखा कहाँ है? मुझे तो वो टाइम भी ध्यान है जब 2008 से और 2014-15 तक मार्केट मूवमेंट ही नहीं थी। वो बड़ी डिप थी, वो और लंबी चली थी। ऐसे ही 2000 से 2008 तक बहुत लंबा डिप था, लोग बिल्कुल खून के आंसू रो लिए थे, ना म्यूचुअल फंड बढ़ रहे थे, ना स्टॉक्स बढ़ रहे थे। रिलायंस का दाम उस वक्त जो है मेरे ख्याल से 800-840 रुपये होता था, 10 रुपये मूव करने में पूरा महीना लगता था। निफ्टी अगर 20 पॉइंट मूव कर देती है, आप सोचो कितना बड़ा मूव आ गया। तो कुल मिला के बात यह है कि ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इट टेक्स ए हेल लॉट ऑफ ए टाइम टू अर्न मनी। आप भी सुबह आती हैं, अपना पूरा दिन यहाँ जॉब करती हैं, घर जाती हैं, मैं भी सुबह 9 बजे से मार्केट में बैठता हूँ, रात को 10-11 बजे घर पहुँचता हूँ। तो हम लोग पूरा टाइम और डेडिकेशन देते हैं तो पैसा कमाते हैं। तो मार्केट में भी आपको पूरा टाइम और डेडिकेशन देना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने स्मॉल कैप मिड कैप में लगाया। हाँ, पिछले 4 साल ऐसे ज़रूर थे जिसमें कि जो आप शेयर ले रहे हो वो भाग रहा है, जिस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो वो 2%, 1.5% की रिटर्न आपको हर महीने दे रहा है। वो टाइम हमेशा नहीं रहने वाला। अभी तो नहीं है वो टाइम, आने वाले 1-2 साल भी मुझे नहीं दिखता होगा। लेकिन हाँ, आप ये मान के चलिए जो इन्होंने बजट दिया है इस बार 2025 का, इससे जो इसके रिपरकशंस या प्रोस एंड कॉन्स 2026 में निकल के आएंगे, मार्केट बहुत तेज भाग सकता है। क्यों आपको ऐसा क्या बजट में दिख रहा है? मतलब हालांकि बजट में मेरे जैसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, आपने कहा सुबह से आके काम करते हैं, और जब मैं अपना टैक्स अगले साल जब भरूंगी तो मुझे लग रहा है मुझे बिग रिलीफ 1,10,000 रुपए आपको बचेंगे अगर हाँ। 12 लाख की आप श्रेणी में आती हैं जी। अगर आप इससे ज्यादा में हैं तो थोड़ा कम बचेगा, लेकिन 70,000 रुपए तो सबको बचेगा। मतलब दीपक जी, आप ही सोचिए ना, मैं इतने समय से फाइनेंशियल जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हूँ, इतना बड़ा टैक्स कट पहली बार देखा है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम आया, उसमें बढ़ा 7 लाख तक 87 का रिबेट मिला, लेकिन 12 लाख तक की इनकम हमारी आज़ादी के बाद 75 साल तक हर 5 साल में या हर साल बजट आ रहा है, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है। बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले 2-2.5 लाख रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी, जो पिछले 10 साल में 12 लाख हो गई है। तो आप देखिए कि बीजेपी ने काम तो किया है। हम इस चीज़ पे तो डिनाइल पे ही नहीं। सड़कें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। तो मेरे हिसाब से तो आप फैन हैं इस गवर्नमेंट के? मैं इस गवर्नमेंट का फैन हूँ बिल्कुल, इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। अब पैसों की बात बताइए ना, ये 12 लाख की जो छूट मिली, आप भी कह रहे हो कि ये जो है बाजार को, ये टर्न अराउंड लाएगी बाजार में। कैसे लाएगी? लोग ना इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। इतने बड़े बड़े, मैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट को भी सुन रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी सुन रहा हूँ, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो रहा है। दीपक वाधवा का क्या है? मेरा इंटरप्रिटेशन सुनिए। देखिए क्या है, हम यहाँ दिल्ली एनसीआर को छोड़ देते हैं क्योंकि एनसीआर इतना सा है, भारत इतना बड़ा है। तो आप यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर चले जाइए, जहाँ एक छोटा व्यापारी है, कैश में काम कर रहा है। वो अभी वो क्या करता है, वो अपनी 2-3 लाख की रिटर्न भरता है।
अपनी पत्नी की भी 2-3 लाख की भरता है, यानी कि पूरी फैमिली ने मिला के 7-8 लाख रुपए वाइट के अपने बैंक में जमा कराए और उतनी ही अपनी इनकम दिखाई। अब वो उतना ही खर्चा कर सकता है, यानी कि गाड़ी लेनी है तो भी उस 6-7 लाख में, घर लेना है तो भी उस 6-7 लाख में, लग्जरीज लेनी है तो भी उस 6-7 लाख में, तो वो लिमिट हो गई। अब क्या होगा, वो 12 लाख की अपनी रिटर्न भरेगा, 12 लाख की अपनी वाइफ की भरेगा, यानी कि बैंकों में 24 लाख रुपए एक फैमिली, 20 से 24 लाख रुपए एक फैमिली का आएगा, क्योंकि 24 लाख तक भी वो कोई रिटर्न नहीं देने वाला, तो वो 20 लाख रुपए जमा कराएगा, यानी कि जो उसका कैश का झोलमाल था वो अब बाजार मतलब बैंकों में 20 लाख आएगा। उसको ज्यादा बैंडविड्थ मिल गया, उसको ज्यादा पैसे दिखाने का मौका अब मिल रहा है, ऑफिशियली वो बता सकता है। तो अब जब वो 20 लाख रुपए अपने खाते में डालेगा, सबसे पहले उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी कहेंगी भाई आओ तुम क्रेडिट कार्ड लो, वो वाइट में खर्चा करना सीखेगा, इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी। आप 1-2 आदमी, मैं कहता हूँ अगर 1 लाख आदमी 12 लाख रुपए जमा करा दें तो सोचिए कितना बड़ा फंड आ गया देश में। दिस इज़ 1। 2, वाइट में जब पैसा आएगा, यानी कि आपके खाते में पैसा आएगा, तो ये पैसा आप कहाँ खर्च करेंगे? सबसे पहले आप गाड़ी लेंगे, बड़ा घर लेंगे, आपकी लोन पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा बड़ा घर लेंगे, ठीक है ना। फिर आप कार अभी मान लीजिए छोटी लेके चल रहे हैं तो आप और थोड़ी बड़ी कार लेंगे, अपग्रेड करेंगे। आप अपने जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स हैं, जो भी अपनी चीज़ें हैं उनको उस पर खर्चा करेंगे, यानी लग्जरीज पे खर्चा करेंगे, हॉलीडे टूरिज़्म पे खर्चा करेंगे। तो कुल मिला के आपका क्या होगा कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जब आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो यानी कि बाज़ार में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ये जो हम थोड़ा स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, ये दोबारा से इकोनॉमी उठने लगेगी। और देखिए 5 ट्रिलियन का जो इनका सपना है ये तो ऐसे ही पूरा होगा। पहले आप लोगों के हाथ में पैसा दो, वो पैसा जो है डिमांड बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर आप रेट कट करोगे, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये पैसा लोगों के हाथ में आएगा, वो खर्च करना शुरू करें, इन सब में वक्त लगेगा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अभी 1 साल लगेगा, 1-1.5 साल जो है हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और ये ट्रम्प फैक्टर, ये बड़ा देखिए ट्रम्प फैक्टर जो है वो कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो अपना राजस्व तो दिखाती है कि भाई देखो मैं आया हूँ तो मैंने कितना चेंज किया, लेकिन ये भी मेरे को लगता है 2-3 महीने में सब सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो उनके देश में इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा ये सोचिए। तो लोग यूएस को सपोर्ट करने की बजाय अपोज करने लगेंगे। भाई आज वो इंडिया से मान लीजिए राइस ले रहे हैं या कोई भी एक्स चीज़ ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 10% इस पर लगाऊंगा, चाइना से चीज़ें आ रही है मैं 5% लगाऊंगा, मैं 15% इस पर टैरिफ लगाऊंगा। अपने जनता के बीच में अप्रिय थोड़ी होना चाहिए, अपनी जनता के लिए ही तो वो गड्ढा खोद रहे हैं। हमारा तो जो माल बिकेगा नहीं बिकेगा। अब आप एक चीज़ सोचिए, आपको ये चावल खाने हैं और आपके यहाँ पर डे 100 ग्राम की कंजम्पशन है चावल की, आप इंडिया से लें या आप चाइना से लें, बांग्लादेश से लें, जिस भी कंट्री से लें। अब आपका टैरिफ बढ़ गया तो आप 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम तो नहीं खाने वाले, आप कहीं से खर्चा करके इस पे तो पैसा खर्च करोगे। तो कंजम्पशन जो है हमारे माल की वो 10-15% से तो हिल सकती है टैरिफ बढ़ने की वजह से, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती। अच्छा, आपने इन्वेस्टर के लिए बता दिया, बजट के लिए बता दिया, पर दीपक जी आपकी जो कोर पहचान है, आप खुद कहते हैं मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, सुबह से लेके रात तक लगा रहता हूँ। अच्छी बात ये लगती है मुझे आपकी, आप खुद तो ट्रेड करते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं सही तरीके से ट्रेड करना। तो भाई एक ट्रेडर दीपक वाधवा अभी क्या कह रहा है उन लोगों को जो ट्रेड करते हैं, जिन्होंने मतलब देश में जो है रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुल गए जी, सेबी को आके बोलना पड़ा कि एफएनओ में हम अब ये सख्ती कर रहे हैं और हम अभी भी वॉच कर रहे हैं। तो वो ट्रेडर भाई लोग को ट्रेडर दीपक क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए क्या है, जो लोग नए ट्रेडर हैं या जो उन्होंने सीखा नहीं है, जो सुबह उठ के आए, उन्हें ये नहीं पता कि मुझे बाय करना है सेल करना है, बस अपना कभी कॉल खरीद ली कभी पुट खरीद ली, वो तो हमेशा लॉस में हैं और लॉस में रहेंगे और लॉस ही लेते रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहते। वो मार्केट में 1 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी लॉस दे देंगे, लेकिन वो अपनी एजुकेशन पे 10,000 से लेके 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। और ये क्यों लगता है? क्योंकि आप कॉइन फ्लिप करें तो 50% चांस है कि आप ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी उनका भी तुक्का लग जाता है। तो एक तो वो वाले एक मतलब कम्युनिटी है ट्रेडर्स की, जो हमेशा तुक्का ट्रेडर्स या मुझे लग रहा है ट्रेडर्स,
या मैंने बोला था ट्रेडर्स टाइप। एक ट्रेडर वो हैं जो वाकई में एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट में अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, जो कम्युनिटी जिनको मैं जानता हूँ, जो मतलब छोटे पैसे हैं या बड़े पैसे हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग प्रॉफिट। तो जो ये वाली कम्युनिटी है जिसमें कि मैं भी ट्रेड करता हूँ, हमें प्रियंका इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाज़ार ऊपर जा रहा है या बाज़ार नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो भी हमें 1-1.5-2% कमाना है, नीचे आ रहा है तो भी हमें 1-1.5-2% कमाना है। हमारी तकलीफ़ कहाँ शुरू होती है कि जब बाज़ार में बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आने लगते हैं, वहाँ हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग जनरली जो ये कम्युनिटी है जो पैसा रेगुलर बना पा रही है, ये ऑप्शन सेलर्स की है। तो ऑप्शन सेलर क्या होता है, कॉल भी बेच के बैठा है, पुट भी बेच के बैठा है, यानी कि वो नॉन डायरेक्शनल बैठा है। अब वो नॉन डायरेक्शनल बैठा है, बाजार मान लीजिए बाजार ये है और वो यहाँ बेच के बैठा है, तो इतनी मूवमेंट का कुशन उसको दोनों तरफ है। इससे ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स आएंगी तो वो मैनेज करेगा, हम उसको मैनेज करेंगे। तो जब हम मैनेज करेंगे तो हम कम से कम ये कर लेंगे कि भाई हमारा 1% का लॉस हो जाए, बहुत ज़्यादा है तो आधा % हो जाए। किसी महीने अगर किसी अच्छे ट्रेडर का 1-1.5% लॉस हो जाता है, वो ट्रेडिंग ही उस महीने नहीं करता, चाहे वो 12 तारीख को मान लीजिए 1% लॉस हो गया है, 1.5%, वो पूरे महीने ट्रेड नहीं करेगा। नाउ ही विल ओनली ऑब्जर्व मार्केट, क्योंकि वो रिस्क को भी मैनेज कर रहा है, क्योंकि उसे नॉलेज है। ग्रीड वाले जितने भी ट्रेडर हैं, जो उनको 1 रुपया लगा के 5 रुपये करने हैं, जिनको 4,000 लगा के 16,000 करने हैं, जिनको 100 रुपये लगा के 500 करने हैं, वो मार्केट को पैसा दे के ही जाएंगे। सूनर और लेटर दे विल गिव एवरीथिंग टू मार्केट। इसीलिए सेबी ने भी कहा कि भाई 91% लोगों को 93% लोगों को नुकसान होता है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सीखना चाहिए। अच्छा, वो सीखें, समझे मार्केट को, कोर्सेज करें। मेरी बहुत वो है, देखिए जो भी कैंडल स्टिक होती है, चार्ट में क्या होता है, कैंडल स्टिक होती है, हर कैंडल कुछ कहती है। देयर इज ए मीनिंग फॉर एवरी कैंडल। अगर विक ज़्यादा लंबी है तो उसका कोई अलग मीनिंग है, जब विक नीचे लंबी है उसका अलग मीनिंग है, कलर रेड है तो अलग मीनिंग है, कलर ग्रीन है तो अलग मीनिंग है, वो लट्टू जैसी बन गई जिसे डोजी बोलते हैं उसका अलग मीनिंग है, इनसाइड कैंडल का अलग मीनिंग है, बड़ी कैंडल का अलग मीनिंग है, छोटी एवरी कैंडल हैज़ अ लैंग्वेज टू स्पीक। नाउ यू स्टार्ट टॉकिंग टू चार्ट। आप चार्ट को देखिए, तो रीड करना सीखिए। यस, उसको बुक्स अवेलेबल हैं, PDF बुक्स अवेलेबल हैं, गूगल करिए, कैंडल स्टिक पैटर्न, सारे 50 पैटर्न निकल के आ जाएंगे। अच्छा दिव्य सर, एक बात ना, वो एक तार छेड़ दिया आपने, ये बोला कि आप कोर्स कीजिए या समझिए। अब ये कोर्स के नाम पे ना सेबी ने अभी कुछ लोगों को भी भाई कहा कि आप किस तरह के कोर्स चला रहे हैं, वहाँ कोर्स के नाम पर बड़ी धांधलियाँ भी हो रही। देखिए, फिर वही वाली बात है कि धांधलियाँ हर चीज़ में हैं। जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो सेंट। हमारे यहाँ तो यही है, ठीक है ना। तो आपको क्या समझना है कि मेरे को कोर्स करना है तो मैं सिर्फ कोर्स पे ध्यान दूँ, ठीक है। अगर आप ग्रीड है, देखिए आपके साथ स्कैम कब होएगा, जब आपके अंदर ग्रीड होगी। आज मुझे पता है कि गोल्ड का रेट 80,000 है, कहीं 70,000 मिल रहा होगा, वहीं मेरे साथ लूट होएगी कि मुझे उसने फर्जी गोल्ड दे दिया। मैं 80,000 की चीज़ 80,000 में खरीद रहा हूँ, मेरे साथ कभी ग्रीड होएगा, मतलब वो स्कैम होएगा ही नहीं। ज़मीन में आप कहते हैं कि अथॉरिटी का रेट 1,00,000 रुपये मीटर है, लेकिन वहाँ पे वो कोई गांव है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ मुझे 6,000 मिल रही है, तो उसे नहीं पता कि वो 6,000 वाली चीज़ 1,00,000 की बिक सकती है। वो क्यों 6,000 में दे रहा है? आपको दिख रहा है वहाँ पे वैल्यू कि मैं आज 6,000 की लूँगा, मुझे कल ये 1 करोड़ की हो जाएगी। जो बेच रहा है वो बेवकूफ़ है, उसे वैल्यू नहीं दिख रही, तो स्कैम होएगा। तो वो बचपन का पार्ट, बेसिक, लालच बुरी बला है। यस, एंड इट इज वैलिड एवरीवेयर इन योर लाइफ। तो आप कोर्स करने जा रहे हैं, कोर्स कीजिए, वहां पर आप कमाना शुरू कर देंगे। बस आपको वो टिप्स दे रहे हैं, आप टिप्स ले रहे हैं। सेबी सीधी बात कहता है, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, आप टिप्स नहीं देंगे। राइट। तो उसके लिए उन्होंने एक नॉर्म ले आया है कि भाई आप 3 महीने पुराने चार्ट पे पढ़ाइए। आप टिप्स दे रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं, पहले तो ये क्लैरिटी ले आइए। एंड इफ़ यू आर क्लियर, और आपके स्टूडेंट्स भी क्लियर हैं और उन्हें नुकसान नहीं हो रहा, दूसरा स्टूडेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप मेरे से सीख रहे हो या किसी से सीख रहे हो,
नुकसान होना या प्रॉफिट होना ये आपके कैलिबर पे है, मेरे ऊपर नहीं है। अब कुछ लोग क्योंकि पैसा लेते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमें और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, ग्रीड अगेन फॉर द टीचर, वो टिप्स देने लग जाता है, वो अपना कोर वो इनिशिएटिव जो था वो भूल जाता है, तो पकड़ा जाएगा। आप जिस काम के लिए बने हैं अगर आप वो करेंगे, ग्रीड को आपको भी कंट्रोल करना है, दोनों पार्टीज को ग्रीड कंट्रोल करनी है। आपने गोल्ड का जिक्र किया, हालांकि एग्जाम्पल के लिए किया, लेकिन गोल्ड ऐसा भाग रहा है, अब उसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टैरिफ, ट्रेड वॉर को लेकर के चिंताएं हैं, पर गोल्ड भागे जा रहा है। इस साल हम सिर्फ ये 2 महीने की बात करें, जनवरी टू फरवरी मध्य में जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो भाई गोल्ड ने ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दे दिया है, और वहीं इक्विटी ने आपको कुछ माइनस रिटर्न दे रहा होगा अभी। तो गोल्ड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोल्ड को अगर आप पिछले 20 साल से देखेंगे, 20 साल पहले गोल्ड 4000 था, आज 85,000 86,000 पे आ चुका है MCX, ठीक है। तो गोल्ड कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। अब उसके कई सारे फैक्टर हैं, एक डिमांड बढ़ रही है, दूसरा जैसा कि आपने कहा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। तो जब भी कहीं पे अनरेस्ट होता है किन्हीं भी 2 कंट्रीज़ में, अब जैसे ये टैरिफ वार चल रही है या ट्रेड वार है, तो जैसे ही ट्रम्प साहब आए गोल्ड बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को डर बैठ गया कि ये पता नहीं कौन सा टैरिफ लगा दें, सेफ हेवन गोल्ड है। तो लोग क्या करते हैं, इक्विटी से पैसा निकाल के गोल्ड में डालने लग जाते हैं। लेकिन अब एक और एसेट क्लास आ गया है, इरप्ट हो रहा है, जो कि फ्यूचर दिख रहा है जिसका 3-4 साल, वो है क्रिप्टोज। अब देखिए क्रिप्टो में कितना पैसा आ रहा है। क्रिप्टो की टोटल जो वो है मार्केट कैप फॉर ऑल द क्रिप्टोज, वो करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की है। हमारे देश की GDP के बराबर या उससे थोड़ा सा, मतलब वही ज़्यादा बैठेगा। तो आप देखें कितना बड़ा फंड क्रिप्टो में डाइवर्ट हो रहा है। तो असेट क्लास कई सारे हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कहाँ लगाना है। निवेश करने की सलाह देंगे? बिल्कुल सलाह कैसे देंगे? कैसे गोल्ड में निवेश करें? क्योंकि अब जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खत्म हो गया, आप सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हैं पुराने वाले, ठीक है। अब फिजिकल गोल्ड खरीदना वो एक अपने आप में एक जो है सबके लिए, वो फिजिकल गोल्ड खरीदना कितना फीजिबल है, और क्या फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए, या फिर अब तो इतने सारे डिजिटल अवतार हैं, ETF है, फंड आप तो देखिए ETF लीजिए ना गोल्ड का, जैसे गोल्ड 20 करके एक प्रोडक्ट है, वो ले लीजिए आप, या और मेरे को कई सारे। तो अभी निवेश करने का सही समय है गोल्ड में, निफ्टी में, और इनमें हमेशा सही समय होता है। टुडे इज द राइट टाइम। सो इवन इन इक्विटी, टुडे इज द राइट टाइम। यस। और अब क्योंकि देखिए क्या है, हम ऑलरेडी अगर इंडेक्स की बात करें तो हम ऑलरेडी 10-12% करेक्शन कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन 20%, मैं कहता हूँ 30 भी हो जाए, कोई देश हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी इज़ नेवर ए प्रॉब्लम, इट इज़ ए रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता रहा है। उसके बाद नए रिफॉर्म्स आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आके कुछ बोलती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आके कुछ बोलते हैं, और देश नई ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। FII आज जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो 100 रुपये पे एग्जिट ले रहे हैं, दे विल री एंटर एट 150, ये भी आप मान के चलिए। तो गाड़ी जरा स्लो चल रही है, इसमें चढ़ जाइए क्योंकि अब पेस पकड़ने वाली है। मैं इसका आपको एक बिल्कुल लॉजिकल रीज़न देता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ उदाहरण के साथ करता हूँ। अभी अक्टूबर 2024 से आज हम फरवरी में बैठे हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपया निकाल चुके हैं FIIs। आप देखिए अगर 3 लाख करोड़ उन्होंने निकाला होता पोस्ट कोविड, तो हमारा बाजार 40 से 50% क्रैश कर जाता। ठीक है जी। अभी क्या हो रहा है कि वो इतना क्रैश नहीं किया, क्योंकि 26,000 करोड़ की हर महीने हम लोग स्लिप कर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स। तो वो बाजार को होल्ड करे हुए है। वो कितना निकालेंगे? मान लीजिए उन्होंने 3 लाख करोड़ और निकाल लिया, हम अनदर 10-12-15% गिर जाएंगे, 10% गिर जाएंगे। इसके बाद तो पैसा ही नहीं है निकालने के लिए। और फिर क्या हमारा देश बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहेगा? आज जो सड़कें बन रही हैं वो बनना बंद हो जाएंगी। आज मान लीजिए मैं 2-3 कंपनियों का उदाहरण लूँगा। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मैं इसलिए उसका उदाहरण ले रहा हूँ, मेरे कोई बाय सेल की वो नहीं है।
आप रिलायंस का फ़ोन यूज़ कर रही हैं, आप रिलायंस का तेल डलवा रही हैं, रिलायंस का तेल और सारी कंपनीज ले रही हैं, क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं होगा। आप खाना खाना बंद कर देंगी? आप शाम को हफ्ते में 2 दफ़ा बाहर जाके खाती हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, क्या वो लोग बंद कर देंगे? क्या यंगस्टर ये जो पार्टी कर रहे हैं ये बंद कर देंगे? कुछ नहीं होने वाला। इकॉनमी इज़ ए नंबर जो कि गवर्नमेंट दिखाती है, लेकिन उससे कभी भी लोगों को हमेशा बेनिफिट ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। आज आप देखिए मार्केट स्लो डाउन हो गई, आपके लिए तो बेनिफिट की बात है ना। सस्ते में खरीदो, डिस्काउंट मिल जो रहा है। लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, हर गाड़ी पे डिस्काउंट आ गया है। आप रियल स्टेट जो 3 लाख रुपए मीटर था वो 2.25 हो गया, 2.5 हो गया, आप लीजिए। इधर इंटरेस्ट रेट कट भी आना शुरू हो गया, 5 साल से जो इंटरेस्ट रेट कट नहीं था, चलिए एक आया CRR वगैरह जो भी अब आएगा आने वाले टाइम में, लेकिन कहीं से तो शुरुआत हुई। तो कभी भी इकोनॉमी क्या है, देखिए इकोनॉमी ना हमेशा साइकिल में चलती है। इट इज़ नेवर दैट कि ये ऊपर ऊपर जाती रहेगी। अगर ऊपर जा रही होती तो 75 साल में तो बिल्कुल हमारी निफ्टी आसमान फाड़ के ऊपर निकल जाती। तो ये ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, और आपको इसमें बने रहना है। और इसमें बने रहना है। अच्छा, आपने रियल एस्टेट की बात की, हमने रेट कट की बात की। तमाम लोग जो है एक दुविधा कि रेंट में रहें या फिर अपना घर खरीदें, क्योंकि अभी रियल एस्टेट ने अच्छा एक प्राइस अप्रिसिएशन भी लोगों को दिया है। तो जिन्होंने वो गाड़ी मिस कर दी, अब तो बहुत महंगे फिर से हो गई है रियल एस्टेट। देखिए, आपको एक घर जो होता है, जो हमारे हिंदुस्तान में प्रथा है कि मेरी छत अपनी होनी चाहिए, तो वो घर आप अपना एक ले लीजिए। एक घर तो होना ही चाहिए। उसके जो रहने के अलावा लिए। जो प्लॉट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो घर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपने एक घर की जगह 4-4 घरों में इन्वेस्ट कर रखा है। और देखिए क्या है, हिंदुस्तान में ना एक भेड़ चाल है। भेड़ चाल क्या है कि मैंने एक फ्लैट अपना लिया, उसकी मैं EMI दे रहा था, मेरे पास फिर थोड़ी मेरी सैलरी बढ़ी, मैंने एक फ्लैट और ले लिया, अब वो मैंने रेंट पे दे दिया और उसके रेंट से ही मैं अपनी EMI देने लगा। या थोड़ा सा मैंने मान लिया 25,000 का रेंट है और 30,000 EMI, तो 5 मैंने अपने से दे दिए, 25 वैसे कर लिए। फिर मेरी सैलरी बढ़ी 10-12% आने वाले 2-3 साल में, अब मैंने फिर एक वो ले लिया। तो मैंने इसको ना अपना बिजनेस बना दिया, पैसिव इनकम का पैसिव इनकम का जरिया। तो अब आपको पैसिव इनकम करनी है तो आप जॉब छोड़ दो। एटलीस्ट वहाँ एक आदमी जो बेकार घूम रहा है उसको, अब वो जॉब भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक आदमी की ज़रूरत थी, एक घर के 5 आदमी, मतलब 5 फ्लैट एक आदमी लेके बैठा है, और जो डिजर्विंग है वो ले ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास उतनी इनकम नहीं और है, इनके 5 घर खरीदने से प्राइस बढ़ रहा ऊपर है। हो गई। तो ये चीज़ सबसे पहले कंट्रोल होनी चाहिए। 2 घर तक ले लो, चलो भाई आपको एक चाहिए, एक बच्चों के लिए आपने प्लान कर लिया, लेकिन अगर आप 5-5, 10-10 घर लोगे ये सोच के कि मैं यहाँ से भी इनकम कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ, तो फिर तो इन्फ्लेशन देखिए बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा, प्रॉपर्टी इज़ नेवर ए गुड इन्वेस्टमेंट एज पर मी। आज मान लीजिए मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, 3 करोड़ हैं, मैंने एक प्लॉट ले लिया, अब कल मुझे 50 लाख की ज़रूरत पड़ी तो मैं नहीं बेच सकता। क्या मैं खिड़की बेचूंगा या दरवाज़ा बेचूंगा या घर बेचूंगा या प्लॉट काट के बेचूंगा, ये मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज़, तो आप उस कैंप में कि रेंट पर रहो। नहीं, आप, मैंने कहा पहला घर एक अपना होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए। आई एम नॉट इन दैट लीग के आपके पास घर ही नहीं होना चाहिए और आप सारा जो है इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो ये शायद भूल जाते हैं कि आज मान लीजिए मेरे पास घर अपना है, कल मैं नहीं रहूँगा तो मेरी फैमिली क्या करेगी। एक छत जरूरी है। एक छत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हमारी जो एक वो, इसे आप चाहे ओल्ड बहुत स्कूल दिनों थॉट के बोलें। बाद मैं एक ऐसे फाइनेंशियल कोच या इन्फ्लुएंसर से बात करूँ कि एक घर तो एक घर जरूरी है। क्योंकि देखिए आपको आपकी अगेन से बात वही हो जाती है दीपक जी जो आप कह रहे हैं, नीड ना कि ग्रीड। यस, तो आपने एक घर अपना ले लिया, अब आपकी फैमिली सिक्योर है, आपका इंश्योरेंस है, अगर आप कल को नहीं रहे तो उससे कुछ साल बिता लेंगे, अपने आप को खड़ा कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए मैं किराए पे हूँ और मैं अपना सारा पैसा इधर उधर डाले जा रहा हूँ, किसी वजह से ये जो मद्दी है 10 साल चल गई, तो मान लीजिए मैंने 5 करोड़ डाला, वो रही 2.5 करोड़ गया ना, मेरे पास अपना घर है और मेरा पैसा भी आधा रह गया, तो इसमें क्या समझदारी है। तो हमेशा पैसा इन्वेस्ट वो करना चाहिए जिस पैसे की आपको 10 साल ज़रूरत ना पड़े।
जैसे उधार लेके नहीं करना चाहिए। उधार तो बिल्कुल ही लेके नहीं करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में तो अगर आप लेवरेज पे काम कर रहे हैं या उधार लेके कर रहे हैं या सबसे बड़ी लिमिट गलती लेके है। कर रहे हैं तो आपका मरना निश्चित है। तो चलिए ये बताइए, अब ये इसको आज क्लोज करते हैं। आपके क्लोजिंग कमेंट क्या होंगे एक निवेशक के लिए? एक उसके मतलब दो हिस्से में बांटते हैं, एक जो केवल निवेश ही कर रहा हो, ट्रेडर हो या सिर्फ निवेश ही कर रहा हो, और एक जो सैलरीड है। उन दोनों के लिए अभी के मार्केट का ये साइकिल आप कब तक देख रहे चलेगा? मुझे पता है आप बहुत इसे ये कहते हैं कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देखिए, फिर भी कुछ हाँ। आइडिया हमें समझाइए अभी। देखिए मुझे ऐसा लगता है, जो मतलब मैं फिर अगेन मैं लगता मुझे कुछ नहीं है, मैं जो पैरामीटर्स अवेलेबल है मैं उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ कि विद इन नेक्स्ट 3 months वी विल सी अ न्यू राइज इन द मार्केट। यहाँ से मार्केट उठने लगेगा, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, टैरिफ है, ये सब कहीं ना कहीं शांत होंगे। अगर शांत नहीं होंगे तो उनकी कंट्रीज़ में अनरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आज ये कप है मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, ये मुझे 1 रुपये का मिलता है, मैंने इस पर टैरिफ लगा दिया, ये मुझे ही 1 रुपये 10 पैसे का मिलने लगेगा। तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि मैं चाइना से, इंडिया से, इधर से उधर से इंपोर्ट ना करूं। यूएस ये कर रहा है, लेकिन इसके बगैर क्या उनका काम चल जाएगा? डू दे हैव इनफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कि मेरे से तो लो मत या मेरे से तो रेट बढ़ा दो? तो क्या आपकी जनता के पास दूसरा विकल्प है? आज जिस वक्त कोविड आया, लोगों ने कहा ये वायरस चाइना ने हमें दिया है, ऐसी पूरी आप भी रोज टीवी में सुन रहे थे। हर आदमी, हर कंट्री ये कह रहा था कि वी विल स्टॉप बॉयकॉट चाइना। किस कंट्री ने कर पाया? कर ही नहीं पाया। कौन कंट्री कर पाई? कोई नहीं कर पाया, क्योंकि टुडे दे हैव क्रिएटेड देयर स्पेस फॉर एवरीवेयर। आज हम लोग टेक्सटाइल बेच रहे हैं वर्ल्ड में, तो हमारी एक अलग स्पेस बन गई है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक बेच रहा है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और ये इस कंडीशन पे हम ही लोग लेके आए ना। आज मान लीजिए मोबाइल फ़ोन, आईफोन यूएस बना रहा है, वो यूएस में ही बनाता रहता, वो क्यों आया चाइना? आपने ही तो खड़ा किया इसे, अब आप ही को तकलीफ हो रही है, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। तो ये शांत होना तय है? ये शांत होना तय है। ये 2 महीने में हो, 3 में हो, 6 में हो, क्योंकि इससे ज़्यादा वो भी नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। ऑल ऑफ ए सडन आप आज कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, और यूएस तो खाने पीने से लेके बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो वो तो प्रॉब्लम में आ जाएगी, वहाँ की जनता प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो अल्टीमेटली दे हैव टू रोल बैक करना पड़ेगा, या कुछ और विकल्प लाना पड़ेगा, या डॉलर को गिराएंगे, मतलब कुछ भी उन्हें करना पड़ेगा जिससे कि प्राइस की स्टेबिलिटी आ जाए। हमारे यहाँ रिफॉर्म्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छे पे जैसे बजट अच्छा आ गया, बीजेपी की विक्ट्री इन दिल्ली एक फैक्टर हो गया, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, कोई ज़्यादा लफड़े नहीं है, पूरे उसमें सेंटर और स्टेट की सहमति होती जा रही है जिस तरह से बीजेपी का वो आता जा रहा है। तो कुल मिला के मतलब अनस्टेबिलिटी का कोई फैक्टर भी तो नहीं नज़र आता। बाकी देखिए कल कोई वार हो जाए, कुछ हो जाए, कोई अनस्टेबिलिटी जियोपॉलिटिकल वैसे हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सब रोलर कोस्टर चीज़ें आती रहेंगी। ये सब चीज़ें लैंड में भी होती हैं, ये वहाँ हमें दिखाई नहीं देती। ये सब चीज़ें और जगह भी हैं, लेकिन वहाँ क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में हमें चीज़ें दिख रही हैं, सामने स्क्रीन पे प्राइस आ रहा है, गोल्ड का हमारे पास प्राइस आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि गोल्ड कभी भी अपने हाई से 20% गिरा है? आज तक मैंने तो देखा नहीं है। चाहे कोई भी फैक्टर बन जाए, इंडियन मार्केट चाहे वो कोविड आ गया, कुछ भी हो गया, कोविड के वक्त ज़रूर मैंने 12,000 से 7,000 निफ्टी आते देखी है, क्या बाउंस भी देगा, फिर बाउंस भी देखा, लेकिन 7,500 से हम 26,000 तक पहुंच गए, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5x हम पहुंच गए। तो मार्केट गिरेगी भी, बढ़ेगी भी, नए निवेशक आएंगे, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि बाजार जोखिमों के अधीन है। प्लीज रीड द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। हाँ, तो इस जोखिम को कम करने की दीपक वादा क्या जोखिम को कम करने की तरीका ये है, जैसे मैं करता हूँ, मेरे को ये पता है कि मैंने 100 रुपये की चीज़ ली, मार्केट ज़ीरो भी हो जाए तो मेरा लॉस केवल 3 रुपये का है, या 5 रुपये का है, या 8 रुपये का है। उसको बोलते हैं इंश्योरेंस इन स्टॉक मार्केट या हेजिंग। तो आप हेज करके चलिए, लेकिन फिर वही वाली बात है, लोगों को 100 के 100 खाने हैं। मेरे को ये है कि मैं हेज में 20 रुपये की कॉस्ट लगा देता हूँ, मैं 80 खाता हूँ। तो उससे क्या है, मेरी कैपिटल हर वक्त सिक्योर है, मेरे को कभी बहुत बड़ा मेजर लॉस नहीं होगा। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे कमाना है। सो ग्रीड की लाइन आप हमेशा खींचे रहते हैं
कमाई में, बातचीत में? आप प्रियंका देखिए, ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके साथ स्कैम होगा, आपको लॉसेस लेने पड़ेंगे। आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 रुपये के शेयर खरीद लिए, कभी लॉस नहीं होगा। आपके पास 100 रुपये, आपने 500 रुपये के शेयर खरीद लिए, वो 80 रुपये आ गया, आपके 100 रुपये ख़त्म हो गए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड के वेयर यू हैव टू ड्रॉ योर लाइन्स फॉर योर ग्रीड। ओके, चलिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब लास्ट संदेश आपका हमारे व्यूअर्स को। देखिए जी, भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जाएगी तो ये बाज़ार भी बढ़ेगा, रियल एस्टेट भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा, हम सब लोग बढ़ेंगे। बस हमें उसके लिए तैयारी करके रखनी है। आज आपका निवेश कल आपके लिए बहुत अच्छा एक वेल्थ जनरेट कर सकता है। छोटे छोटे पैसे डालिए और वेल्थ जनरेट हो जाएगी। जो यूथ है, मैं उसको हमेशा कहता हूँ, कई जगह कॉलेजेस में भी मेरे लेक्चर होते हैं, कई बार मैं टीवी में भी बोलता हूँ, अपने पॉडकास्ट में भी बोलता हूँ कि दे शुड स्टार्ट सेविंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आपकी 100 करोड़ की जर्नी और कोई तरीका नहीं है शुरू हो जाए। ये जो छोटे छोटे 20-30 हज़ार 50 हज़ार आप सेव करेंगे, अगर आपने 20-30 साल 40 साल सेव कर लिया तो ये आपको 100 करोड़ दे के जाएगा। और कोई आप प्रियंका जी, मैं आपसे चलिए एक और सवाल पूछता हूँ। ये मेरी एक रील बहुत वायरल भी हुई थी, करीब 100 मिलियन से भी ऊपर मेरी ये रील गई थी। एक कंपनी है विप्रो, ठीक है, उसके किसी ने 1000 रुपये के शेयर लिए होते तो वो आज कितने होते? वो कुछ 700 करोड़ होते। आप मुझे कोई 1000 रुपये का ऐसा प्लॉट, ऐसा गोल्ड, ऐसा कुछ भी दिखा दीजिए कि आपने 1000 या 5000 या 10,000 के लिए होते, वो 700 करोड़ तक पहुंचते। ये सिर्फ इक्विटी में ही दम है। आज हम कहते हैं एलन मस्क इज द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास टेस्ला की होल्डिंग है। आज हम मुकेश अंबानी जी को कहते हैं ही इज रिचेस्ट मैन इन इंडिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास रिलायंस की होल्डिंग है। सेम गोज विद टाटा, सेम गोज विद अटानीज एंड ऑल। तो जब ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, आदमी रिच हो जाता है। ऐसे ही आप भी अपने पास होल्डिंग रखिए। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये सब क्यों रिच हैं? क्योंकि इनके पास होल्डिंग है फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज। और फर्स्ट स्टेप उठाना है 100 करोड़ की तरफ, तो म्यूचुअल फंड ही एक फैक्टर है। और इक्विटी भी है जो आप सीख कर करें। नहीं, इक्विटी में क्या होता है प्रियंका, के आज आपने कोई एक अच्छी कंपनी ले ली जो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कल उसमें कोई गवर्नेंस का इशू आ जाए, प्रोडक्ट फेलियर हो जाए। मैं ये नहीं कहता कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो जाए, मैं ये कहता हूँ प्रोडक्ट फेलियर हो जाए। जैसे कि आज से 25 साल पहले जो कंपनी थी, एक यूएस की ही थी, कोडेक, जो कैमरे बनाती थी, रील भी आती थी। तो एक वक्त में उसके पास $1 बिलियन उस वक्त था सरप्लस। आज उसका नामो निशान नहीं है, क्योंकि सबके हाथ में फोन भी आ गया, वो प्रोडक्ट ही फेल हो गया। नोकिया फोन फेलियर, ब्लैकबेरी फोन चेंज नहीं एक्सेप्ट किया, फेलियर। तो इस तरह के ब्रांड्स भी आपके हाथ आ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या है, एक फंड मैनेजर बैठा है, उसके पास 50-100 लोगों की टीम है जो रिसर्च कर रही है डे टू डे बेसिस पे कि आज इस कंपनी में ये हो रहा है, इसका मार्केट का रिजल्ट ये आने वाला है, ये एक्सपेक्टेशन को बीट करेगा। बीट नहीं करता तो जब हम देखते हैं कि जैसे मार्केट में आज किसी कंपनी का रिजल्ट आया, रिजल्ट खराब आया, वो एकदम से 6% गिर गया, तो वो किसने? आपने और मैंने थोड़ी बेचा, वो फंड हाउस ने बेचा। बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ कि भाई अगर इसका रिजल्ट ये नहीं आएगा तो इसका मतलब ये आने वाले 2-3 क्वार्टर प्रोफेशनली मैनेज्ड है। यस। और आपको अगर 100 करोड़ पर पहुंचना, फर्स्ट स्टेप जो उठाना है वो म्यूचुअल फंड से। चलिए दीपक जी, हमारी बातें तो खत्म ही नहीं हुई, मैं कितनी बार बोल चुकी, अब ये लास्ट संदेश है। लेकिन अब थैंक यू सो मच दीपक जी, आप आए हमारे स्टूडियो तक इस बातचीत के लिए, और बातचीत करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच। तो लालच से बचना है भाई। एक बात जो साफ साफ दीपक भारद्वाज जी ने शुरुआत से लेकर एंड तक रखी कि लालच बुरी बला है, और अभी कि जो भी गिरावट है डरने का नहीं है, निवेश करते रहने का है। थैंक यू सो मच हमारी इस बातचीत को देखने के लिए। बाय बाय। थैंक यू।